देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साहित्य और राजनीति। तो इसका जो विषय प्रवाह है पहले देख लेते हैं। इतने ही खंडों में ये जो निबंध है हम लोगों का वो विभाजित है। देखिए, विषय प्रवाह में ये साहित्य और राजनीति का जो निबंध है, इसकी जो विषय वस्तु है उसकी धारा किस किस तरह से चलेगी और किन किन जो है पड़ावों से होकर गुजरेगी। देखिए, तो सबसे पहले हम प्रस्तावना दे देंगे। प्रस्तावना में क्या करेंगे, साहित्य और राजनीति के मजबूत संबंधों को हम दिखा देंगे। साहित्यकार राजनीति में चले जाते हैं, जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो साहित्यकार हो जाते हैं। दोनों मिलकर किसी बड़े सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं, जैसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। तो बड़ा मजबूत संबंध है। तो इसी को आधार बना के अपना हम प्रस्तावना दे देंगे। उसके बाद फिर बता देंगे कि साहित्य क्या होता है, फिर बता देंगे कि राजनीति क्या होती है, और उसके बाद हम बता देंगे कि समानताएं दोनों में क्या है। अब समानताएं तो है, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि दोनों एक ही है ना। दोनों समाज के पृथक पृथक स्तंभ हैं और इसलिए दोनों के का अलग अलग अस्तित्व है। तो अब हम विभिन्नताएं दे देंगे। उसके बाद साहित्य राजनीति को कैसे कैसे प्रभावित करता है ये बता देंगे। उसके बाद बता देंगे कि जो राजनीति है वो साहित्य को किस किस तरह से प्रभावित करती है। और फिर विचलन। विचलन का मतलब है साहित्य जो है समाज की नैतिकता को जागृत रखता है, राजनीति की नैतिकता को जितनी जागृत हो सकती है उतनी जागृत करता है। लेकिन एक विचलन दिखाई पड़ता है, राजनीति अगर पथ भ्रष्ट हो जाती है तो साहित्य को भी पथ भ्रष्ट कर देती है। पथभ्रष्ट राजनीति और पथभ्रष्ट जो है साहित्य दोनों मिलकर एक विनाशकारी अपवित्र गठबंधन बना लेते। दोनों एक दूसरे का पोषण करते, एक दूसरे की बड़ाई करते, एक दूसरे की पीठ ठोंकते ठोंकते हैं और जनता की दुर्दशा होने लगती है और समाज जो है नैतिकता के गड्ढे में गिर जाता है। तो ये बात विचलन में दिखाई गई है और उसके बाद हम निष्कर्ष दे देंगे। ठीक है, तो देखिए, साहित्य और राजनीति। प्रस्तावना, पहला पैरा ये प्रस्तावना का है कि साहित्य और राजनीति के बीच जो संबंध है वो मजबूत और जटिल है। तो बड़े मजबूत संबंध है, निश्चित तौर पर मजबूत होने भी चाहिए। बड़े निकट के संबंध हैं। जो साहित्य वो क्या करता है, समाज की आंतरिक चेतना अर्थात आंतरिक रूप से उसको जागरूक करता है, नैतिकता उसकी सुदृढ़ करती है। राजनीति क्या करती है, बाहर से व्यवस्थाएं देती है उत्तम, ताकि व्यक्ति का शारीरिक विकास हो सके समुचित हो। और साहित्य उसका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास से आध्यात्मिक विकास करता है। तो इस तरह से बड़े मजबूत संबंध है। जटिल है, जटिलता की बात यही है कि जब विचलन आ जाता है तो दोनों मिलकर अपवित्र गठबंधन बना करके समाज का बुरा करने लगते, यही जटिलता है। तो ये बात कही जा रही है। साहित्य जो है समाज का दर्पण है। दर्पण माने जब हम शीशे के सामने खड़े होते तो जो हमारा चेहरा है अच्छा बुरा वो दिखाता है। जो हमारे चेहरे में व्यक्तित्व का जो प्रभाव है अगर झलक रहा है कायदे से कि प्रभावशाली है व्यक्तित्व, तो उस पर हम मुग्ध होते हैं। अगर कोई दाग धब्बा है, फोड़ा फुंसी है, तो वो बुरा लगता है हमें। तो ये वो सब दिखा देता है। तो जो दिखा देता है फिर उसको दूर करते हैं, दाग धब्बा फोड़ा फुंसी का अपना उपचार करवाते हैं। यही बात साहित्य की है। साहित्य भी समाज का दर्पण है। तो समाज की जो सारी अच्छाई बुराई है वो सब वह दिखा देता है। अब जब दिखा देता है तो अच्छाई पर मुग्ध होने का मन करता है और जो बुराई है उसको दूर कैसे किया जाए ये मुद्दा होता है। लेकिन यार यहाँ दो पंक्तियां हैं, मैं लास्ट में दिया हूं दिनकर जी की, कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। तो 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है। ये राष्ट्रपति कवि दिनकर की पंक्तियां हैं, लास्ट में मैं दिया हूं। तो वहां से उठा के यहाँ पर फिट कर देना इसको।
राखी की शपथ माने वे महिलाएं जिन्होंने अपने गहने जेवर स्वतंत्रता संघर्ष के लिए दान किए थे, तो और जो नेताओं ने दान उनसे लिया था तो उनको उन महिलाओं ने राखी बांधी थी, वही बात दिनकर जी कह रहे हैं। तो थोड़ा सा और दम इसमें आ जाएगी। तो जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है, मतलब समाज की जो अच्छाई बुराई है वो सबका सब दिखा देता है और क्या है, उसका दिशा निर्देशक है और पथ प्रदर्शक है। तो ये चीज, जैसे प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं तो ग्रामीण भारत का जो असली चरित्र था उन उपन्यासों गोदान वगैरह में दिखाया गया, किसानों की समस्याएं और दुर्दशाएं दिखाई गई। आज जो राजनीति है उसका जो चरित्र है तो वो भी जो है एक अदम गोंडवी करके शायर हुए हैं, तो लिखते हैं काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो देख रहे ना, तो चीजें तो होती ही हैं। तो ये बात है, अच्छाई और बुराई दोनों साहित्य दिखाता, इसलिए साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दिशा निर्देशक है। तो साहित्य केवल ऐसा दर्पण नहीं है कि जो ये बता दे कि समाज कैसा है, इसके साथ वो ये भी बताता है कि समाज कैसा होना चाहिए, इस तरह समाज को दिशा दिखाता है। अब समाज को कैसे दिशा दिखाता है, वो आदर्श जो है समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करता है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, नई दरिद्र को दुखी न दीना, नई को अबुद न लक्षण हीना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, पैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, कि राम के प्रताप से, उनके तेज वीरता से जितनी सामाजिक असमानताएं थी सब दूर हो गई, तो सामाजिक रूप से सब एक समान ही थे और सब खुश थे। तो इस तरह से ये चीजें समाज करता है। तो इस तरह सामाजिक जो कुरीतियां हैं उन पर प्रहार करता है, क्योंकि वो भी मानव और मानव के बीच भेदभाव करती हैं। तो जो कबीर दास हैं, जो तुलसीदास हैं, ढेर सारा इन्होंने कुरीतियों पर प्रहार भी किया ताकि मानव और मानव के बीच के जो भेद हैं वो समाप्त हो सके। तो ये चीज वेदन, जैसे कि कबीरदास जी कहते हैं कि वेदन मूंद करी इन दून, दून माने शोर मचाना, वेदन मूंद करी इन दूंद की सूद अपावन पावन पाड़े, कि जो शूद्र है वो अपवित्र है और जो पाड़े हैं वो बहुत पवित्र है। एक नूर से सब जग उपजो, कौन भले को मंदे। तो एक ही तेज, एक ही प्रकाश से सारा संसार प्रकट हुआ है। तो अच्छाई को कमतर करके आका नहीं जा सकता, चाहे पाड़े में हो चाहे शूद्र में हो। तो ये बात वो कबीरदास जी बता रहे हैं। तो ये इस तरह से जो समाज है वो साहित्य का दिशा निर्देशन करता है। भगवान राम राजा हरिश्चंद्र जैसे पात्रों को लाता है, उन आदर्श पात्रों को प्रस्तुत करके समाज के आम व्यक्ति को उनसे शिक्षा प्रेरणा लेने का के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि वे भी अपने चरित्र को उज्जवल बना सके। तो इस तरह से दिशा निर्देशित करता है। तो ये बात है। अब इसके बाद जो है और पथ प्रदर्शक, जब समाज संकट में आता है तो साहित्य उसको मार्ग दिखाता है कि विपत्ति के समय किस किस तरह से नैतिक चरित्र को सुदृढ़ करके, ईश्वर पर आस्था रख के, धैर्य बनाए रख के, क्योंकि रात के बाद सुबह ही होती है, और इस तरह विपत्ति काल से जो साहित्य है वो समाज को बचा लेता है। तो ये मार्गदर्शक का काम है। तो साहित्य समाज का दर्पण है, उसका दिशा निर्देशक है और पथ प्रदर्शक। ये निबंध अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। और जो राजनीति है वो राष्ट्र का दर्पण है। राजनीति का जो भी अच्छा बुरा है, राष्ट्र का जो भी अच्छा बुरा है, राष्ट्रीय जीवन और चरित्र का, वो सब राजनीति में हमें दिखाई पड़ता है। अभी काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। तो देख रहे, ये राजनीतिक राष्ट्र की सच्चाई है। तो राजनीति राष्ट्र की दर्पण है, राजनीति राष्ट्र की दिशा निर्देशक है। जो राजनीति है वो राष्ट्र को रास्ता दिखाने का काम करती है। देखिए किस तरह राजनीति जो है राष्ट्र का दर्पण है। अगर जो राष्ट्र है उसमें लोग जो है शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तो वे धर्म जाति के आधार पर वोट नहीं करेंगे। वे जो है बेरोजगारी, महंगाई, इन सब के आधार पर, शिक्षा चिकित्सा के उन्नतीकरण के आधार पर वो मतदान करेंगे।
तो इस तरह से जो राष्ट्र है वो विकसित कहा जाएगा। अगर लोग जो है धर्म और जाति के आधार पर मतदान करते हैं तो वहां पर राष्ट्र को अविकसित कहा जाएगा। तो ये चीजें, तो इस तरह जो राजनीति है वो राष्ट्र की दर्पण होती है। राजनीति जो है राष्ट्र की दिशा निर्देशक भी होती है। क्या करती है राजनीति? राष्ट्र के लिए नीतियां बनाती है और उनको लागू करती है। तो राष्ट्र की जितनी भी नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, विदेशी नीतियां हैं, वो सब सरकार बनाती है और उनको लागू करती है, अमल में लाती है। अगर वे नीतियां सफल होती हैं तो देश प्रगति के पथ पर जाता है, अगर वे असफल होती हैं तो देश का पतन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से वो दिशा निर्देश करती है। इसी तरह राजनीति जो है राष्ट्र की मार्गदर्शक है। कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में नेतृत्व की कुशलता से ये राष्ट्र बाहर आ पाते हैं। तो मार्गदर्शन करती है, दिशा निर्देशन करती है राजनीति। जैसे जब आपातकाल लगा तो राजनीति साहित्य दोनों एक साथ आकर के दबाव बनाए सरकार पर, सरकार को घुटनों पर ले आए। तो ये स्थितियां रहती हैं। राजनीति समझौते वगैरह करती है, तो विभिन्न जो हित समूह उनको एकजुट बनाए रखती है। युद्ध के समय जैसे 1965 का युद्ध हुआ, लाल बहादुर शास्त्री थे, अमेरिकी हथियार पाकिस्तानी सेना के पास आ गए थे, उसने जम्मू पर आक्रमण कर दिया तो आगे बढ़ती जा रही थी और हमारी सेना जो है पीछे हटती जा रही थी, ढेर सारी खत्म होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में लाल बहादुर से देखिए पुरखे किस तरह करते। लाल बहादुर शास्त्री ने जनरल जो हमारे थे चौधरी जी, उनको बुलाया कि रात 12 बजे आके मुझसे मिलो। चौधरी साहब आए, पहले सलूट मारे प्रधानमंत्री को और उसके बाद फिर अपना पैर छुए कि यहाँ काका बताए। तो शास्त्री जी ने डांटा उनको कि ये तुम युद्ध हारे जा रहे हो और तुम्हारा ये तीर तलवार किस काम का है और किस तरह से होगा। तब उन्होंने कहा कि काका हम युद्ध तो जीत ले, हम बड़ी सेना है, वो छोटी सुरंग टाइप है, उसी में सारा टैंक घुसाए हुए, इसलिए ये आगे बढ़ रहा है। अगर हमें बड़ी युद्ध भूमि मिले तो हम जीत के दिखा देंगे। तब शास्त्री जी ने कहा कि सच बोल रहे हो या इसी तरह से शेखी कर रहे हो? तो कहे नहीं नहीं काका पूरा सच बोल रहे हैं, हमें बड़ी युद्ध भूमि दे दिए, युद्ध जीत के हम दिखा देते। तब वो कहे ठीक है। तो बड़ी युद्ध भूमि कहाँ? तब शास्त्री जी ने पूछा। तो वो कहे पंजाब, गुजरात, राजस्थान का जो इलाका है यहाँ से आक्रमण करने की हमें अनुमति दीजिए और हम पूरी बड़ी सेना यहाँ घुसा देते हैं, अभी युद्ध अपने पक्ष में आ जाएगा। फिर आपस में बात हो हुई, नौसेना का जो प्रमुख था उससे चौधरी जी ने कहा बात कराइए, कराची के बंदरगाह को बंद करे। तब वो जो है वो सब बात हो गई, तो कहे 8 घंटे में हम बंद कर देंगे। उसके बाद में तब शास्त्री जी ने चौधरी जी से कहा कि ऐसा है, जब तुम आक्रमण की योजना बना लेना तो हमको आधा घंटा पहले बता देना। अब चौधरी जी शास्त्री जी से कह रहे हैं कि काका आपको पता है आप क्या आदेश दे रहे हो? तो शास्त्री जी ने कहा चुप, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, मुझे सब पता, अपना काम कर। अब क्या हुआ कि तब चौधरी जी ने फोन किया अगले दिन की 3:05 पर हमला कर देंगे और 2:30 बजे शास्त्री जी ने बैठक बुला ली वही राष्ट्रपति निवास में युद्ध मंत्रणा समिति की, और राष्ट्रपति ने 3 बजे घोषित किया कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया है। चूंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है इसलिए भारत पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है, और 3:05 पर हमला शुरू करो। देख रहे नेतृत्व की कुशलता। आज तक वही शास्त्री जी का वाक्य रट रहे हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। तो इस तरह बुरी परिस्थितियों से निकाल लिया जाता है। तो राजनीति राष्ट्र का दर्पण है, उसकी दिशा निर्देशक है और उसकी पथ प्रदर्शक है। तो ये बात कही जा रही। हमारे यहाँ साहित्य और राजनीति साथ साथ भी चली है, एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास भी किए हैं और एक दूसरे से टकराए भी हैं। कैसे? जब देश गुलाम था, लोगों में स्वतंत्रता की आकांक्षा पैदा हो रही थी, तो जो राजनीति है और साहित्य दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और देश को स्वतंत्र करवा दिए। उसके बाद क्या हुआ कि जो आपातकाल लगाया जब इंदिरा गांधी ने, तब जो है सेंसरशिप लगा। जो पत्रकारिता है वो भी तो साहित्य का एक रूप ही है। सेंसरशिप लगा दी गई, जो साहित्यकार थे तरह तरह से प्रतिबंध उन पर लगाए गए। तो इस तरह से राजनीति ने साहित्य पर हावी होने की कोशिश की। उसके बाद फिर जेपी आंदोलन शुरू हुआ, तो वहाँ रामधारी सिंह दिनकर का वो नारा कविता लिखे थे उसी समय वो कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।
यही नारा लगा लगा के भीड़ इकट्ठा हो गई और कांग्रेसी सरकार को घुटने पर ला दिया। तो इस तरह से जो साहित्यकार है वो अपने नैतिक चरित्र के बल पर जनता को सच्चाई बता करके उसकी भावनाओं को परिवर्तित करके प्रेरित करके अब वो राजनीति पर हावी होता है। तो साहित्य राजनीति साहित्य पर हावी हुई, फिर साहित्य राजनीति पर हावी हुआ, और इसी तरह यही तो टकराव है। तो यही बात तो कही जा रही है। तो ये बात हो गई। अब क्या दोनों के कार्य और उद्देश्य एक समान है? वास्तव में ये दोनों के दोनों हैं क्या? चाहे साहित्य हो चाहे राजनीति हो, ये दोनों जन जागरण के माध्यम है, जनता को जागरूक करते हैं, जनता की चेतना या समझ को जगाते हैं। साहित्य जो है वो अपने तमाम रूपों कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, एकांकी ये सब लिख विख के जन जागरूकता फैलाता है। जो राजनीति है प्रदर्शन और रैलियां और घोषणा पत्र ये सब करके जन जागरूकता फैलाती है। तो दोनों के कार्य एक समान है, दोनों जन जागरण के माध्यम है, और उद्देश्य भी दोनों के एक समान है। उद्देश्य क्या है? चाहे वो साहित्य हो चाहे राजनीति हो, दोनों का उद्देश्य मानवता का कल्याण करना है, समाज का कल्याण करना है, वर्तमान स्थिति से समाज को उच्चतर स्थिति में ले जाना है और मानव पीड़ा को कम करना है। तो यही बात यहां कही जा रही है। यह माने साहित्य अब आगे आते एक समान है। अब साहित्य क्या, यही बात कही जा रही है। तो साहित्य का शाब्दिक अर्थ है जिसमें हित की भावना निहित हो, किसकी? सबके हित की, अर्थात व्यक्तिगत हित चिंतन से पृथक। व्यक्तिगत हित चिंतन में आपको बताया था केवल एक व्यक्ति जो सोचता केवल अपने बारे में सोचता है, तो साहित्य में उस हित चिंतन का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा था व्यक्तिगत हित चिंतन से पृथक समष्टिगत हित चिंतन। समष्टि माने समग्र, माने सारे समाज का, सारी मानवता का जो हित चिंतन है, तो समष्टिगत हित चिंतन पर आधारित ज्ञान राशि जो इकट्ठा हुई है उसी के संचित कोष माने खजाने का नाम साहित्य है। ये बात कही जा रही। तो ये चीज यह माने साहित्य ऐसी शक्ति है जो जनता को जागृत जगाए रखती है, अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति, नैतिकता के प्रति गतिशील बनाती। कहती है आगे बढ़िए आगे बढ़िए, तो समाज को जड़ नहीं होने देती। बहुत पहले हजारों साल से चला आ रहा है। संस्कृत में भी कहा चरय बेती, चलते रहो, क्योंकि बाकी सब चल रहे। तो ये चीज। अब देखिए राजनीति क्या है? शक्ति और संसाधनों का वितरण। अब देखिए भौतिक विज्ञान में हम पढ़ते हैं शक्ति, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी शक्ति कहलाती है। लेकिन ये समाज है, यहाँ ऐसा नहीं होता। समाज में जो शक्तिशाली होता है वो कुछ करता है नहीं। तो समाज में शक्ति का मतलब है दूसरों से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराने की क्षमता उसकी शक्ति कहलाती है, चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्था हो। तो देख रहे सरकार किसी को भी मजबूर कर देती है कि सरकार की इच्छा के अनुसार कार्य करे, तो सारी शक्ति सरकार में केंद्रित होती है। तो शक्ति का आवंटन सरकार सुनिश्चित करती है, संविधान बनता है। केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां होंगी, राज्य सरकारों के पास क्या शक्तियां होंगी, इन शक्तियों के टकराव में किसकी शक्ति किस पर प्रभावी होगी, देख रहे ना। इसी तरह से विधायिका की क्या शक्तियां होंगी, कार्यपालिका की क्या शक्तियां होंगी, न्यायपालिका की क्या शक्तियां होंगी। तो इस तरह शक्तियों का वितरण सुनिश्चित करती है राजनीति। तो ये चीज है। संसाधनों का वितरण। संसाधन क्या है? धन है, भूमि है, शिक्षा है, चिकित्सा है। तो ये संसाधन सीमित होते हैं, मांग बहुत ज्यादा होती है। तो इनका वितरण कैसे किया जाएगा ताकि सबके सब खुशी हो सके? तो देख रहे हैं सरकार इनकम टैक्स लेती है और फिर जो है गरीबों के लिए समाज कल्याण योजनाएं चलाती है ताकि धन का पुनर्वितरण हो सके। इसी तरह शिक्षा और शिक्षा में आरक्षण दिया जाता है। चिकित्सा में वो बीमा योजना अभी सब 5 लाख की नहीं शुरू की है आयुष्मान करके। तो देख रहे हैं ना। तो इस तरह निर्धनों को सरकार मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है। तो ये शक्ति का वितरण, शक्ति और संसाधनों के वितरण, नियम बनाने। राजनीति तो नियम बनाती है, कानून क्या है? नियम है। फिर कानून को लागू करने के लिए ढेर सारे नियम बनाए जाते हैं। तो नियम बनाती है राजनीति और समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने की कला तथा
विज्ञान है कि व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था से लेकर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, उद्योग व्यवस्था, सेवा व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं समुचित चलती रहें, उसकी विज्ञान है और उसकी कला है। कला बने किसी कार्य को करने के व्यक्तिगत कौशल, तो नेता बड़ा कुशल होता, बड़ा समझौतावादी होता। तो नेतृत्व का कौशल किस तरह, देखिए शास्त्री जी वाली अभी मैंने बात की थी आपसे, तो ये कुशल किस तरह कुशलता दिखाता है। समाज में ढेर सारे तरह के हित समूह होते हैं, वो सरकार पर दबाव डालते हैं, आपस में लड़ते, जैसे किसानों का समूह है, महिलाओं का समूह है, दलितों का समूह है, जनजातियों का समूह है, विद्यार्थियों का समूह है, देख रहे हैं ना। तो ये आपस में लड़ने लगते हैं तो व्यवस्था हो जाती है। तो जो सरकार अपने नेतृत्व की कुशलता से समझौता करती है, आपस में वार्तालाप करवाती है और कूटनीति को, अपने कूटनीति का प्रदर्शन करके सबों को एकजुट कर देती है और संतुष्ट कर देती है, छोटा काम नहीं है। तो इसी बात की तो ये कला है। इसी तरह विदेश नीति इसी तरह से कुशलता के साथ संचालित की जाती है, तो ये तो कौशल है। अब आइए विज्ञान पर, तो विज्ञान क्या है? तथ्य पर आधारित, सच्चाई पर आधारित ज्ञान और उसका उपयोग। तो अब यहां पर क्या होता है, गरीबी के आंकड़े, भुखमरी के आंकड़े, सूखा के आंकड़े, बाढ़ के आंकड़े, तो ये बेरोजगारी के आंकड़े, महंगाई के आंकड़े, तो ये सब वैज्ञानिक ही होते हैं सरकार के। इसमें कुछ मेल मिलावट कला कौशल नहीं करती सरकार, ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिर कितने गरीब हैं, कितने बेघर हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने विकलांग हैं, इस आधार पर समाज कल्याण योजनाओं का सरकार संचालन करती है अपने संसाधनों की क्षमता को देखते हुए। तो ये विज्ञान का पक्ष है राजनीति का, तो ये बात तो कही जा रही है। तो कला भी है राजनीति और विज्ञान भी है। अब आगे बात, साहित्य मनुष्य की आंतरिक चेतना का निर्माण। चेतना माने गहरी समझ, तो गहरी समझ पैदा करता है साहित्य। किस मुद्दे? क्योंकि साहित्य जो है, साहित्यकार अपना किताब या जो कुछ ग्रंथ लिख दिया, कविता लिख दिया, साहित्य विचारों को किसी पर थोपता नहीं है। लोग अपने आप प्रेरित होकर, विचार चूंकि उत्तम होते हैं तो उनको ग्रहण कर लेते। तो गहरी समझ पैदा करता है, आंतरिक चेतना माने गहरी समझ। किन मुद्दों की? एक तो संसार की गहरी समझ पैदा करता है, जिससे लोग अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हो और जागरूक रह सकें, तो अपने अधिकार ले सकें, कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। दूसरा, गहरी आध्यात्मिक समझ पैदा करता है, तो इस तरह से परलोक का भी, सुखी परलोक का भी मार्ग खोल देता है। तो साहित्य मनुष्य की आंतरिक चेतना का निर्माण करता है और राजनीति समाज की बाहरी व्यवस्था को संचालित करती है। राजनीति अंदर नहीं है तो क्या करती है? अच्छी शिक्षा देगी, अच्छी चिकित्सा देगी, सड़क वड़क, पानी वानी, ये सब राजनीति देती है, खाने पीने का अनाज वगैरह देती है। तो ये सब काम बाह्य व्यवस्थाओं को संचालित करती है। अब देखिए, जब चिकित्सा सही मिल रही है, बच्चा पैदा हुआ वो स्वस्थ होगा, भोजन पानी उसका ठीक हो रहा, बिजली मिल रही है, साफ पानी मिल रहा है, तो स्वस्थ होगा, स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ दिमाग होगा, तो साहित्य की प्रेरणा विधिवत ग्रहण कर पाएगा, सांसारिक रूप से समझ पैदा कर पाएगा, आध्यात्मिक समझ पैदा कर पाएगा। तो देख रहे हैं ना, तो इस तरह एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। तो साहित्य मनुष्य की आंतरिक चेतना का निर्माण करता है और राजनीति समाज की बाहरी व्यवस्था को संचालित करती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सही बात है। जब बाह्य व्यवस्था उत्तम देगी राजनीति, तो जो नागरिक है, जो व्यक्ति है, जो सामाजिक वर्ग है, जो समाज है, वो स्वस्थ होगा, शरीर से भी मन से भी। तो गहरी समझ सांसारिक मामलों की, आध्यात्मिक मामलों की ग्रहण कर पाएगा। इस तरह से स्वयं के कल्याण में, दूसरों के कल्याण में ज्यादा सक्षम हो पाएगा। तो राजनीति है वो साहित्य की कमियों को पूरा कर रही है। दूसरी ओर जो साहित्य है आंतरिक प्रेरणा, गहरी समझ पैदा कर रहा है। तो इस तरह से सर्वतोन्मुखी विकास का मार्ग दोनों मिलकर खोलते हैं। अगर बाह्य व्यवस्था ठीक रहे, साहित्य ना हो, तो केवल शारीरिक विकास हो जाएगा। अगर साहित्य है और बाह्य व्यवस्था नहीं है, तो ढेर सारे तो मर ही जाएंगे, जो बचे खुचे हैं वही समझ पैदा कर पाएंगे, उसमें भी ढेर सारे विकलांग होंगे। तो देख रहे हैं ना,
तो दोनों हाथ मिलाकर ही पूरक बनकर ही समाज का सर्वतोन्मुखी विकास कर सकते हैं। एक दूसरे के पूरक है और दोनों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। सही बात है। देखिए, दोनों का उद्देश्य बेहतर समाज का निर्माण करना और मानव पीड़ा दूर करना है। अभी मैं आपको बताया था, दोनों का अस्तित्व समाज पर निर्भर है। अगर समाज ही नहीं होगा तो राजनीति कहां होगी और कौन करेगा? अगर समाज ही नहीं होगा तो साहित्यकार कहां होगा? किसके लिए लिखेगा? कौन पढ़ेगा? कौन अपने चरित्र को उज्जवल बनाएगा? तो समाज के अभाव में न तो राजनीति संभव है और न ही साहित्य संभव है। तो यही बात कही जा रही कि दोनों का अस्तित्व समाज पर निर्भर है। दोनों ही जन सामान्य को उसके अधिकारों तथा दायित्वों के प्रति जागरूक बनाते हैं। तो दोनों ही साहित्य गहराई से जागरूक बनाता है, प्रेरित करता है, प्रकंपित करता, मथता है। और जो राजनीति वो भी सतही तरीके से ही सही अब लोगों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। दोनों ही परिवर्तनकामी माने परिवर्तन की कामना रखते हैं, यथास्थिति से संतुष्ट नहीं रहते। दोनों का उद्देश्य है कि जो इस समय का समाज है वो ठीक नहीं है, इसे और उन्नत स्थिति में होना चाहिए और अच्छी स्थिति में होना चाहिए। तो दोनों जो है परिवर्तनकामी हैं और दोनों जो है समाज को वर्तमान स्थिति से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। दोनों इसे बदलकर एक आदर्श व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये तो समानताएं हो गई। तो अब इतनी समानताएं तो, किंतु ये साहित्य और राजनीति दोनों मानव समाज के पृथक पृथक स्तंभ हैं। अतः जो इनकी प्रकृति है उसमें भिन्नताएं हमें दिखाई पड़ती हैं, इनकी कार्य प्रणाली में भी भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं और जो है दृष्टिकोण में इनके जो है विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। तो देखिए, समाज की साहित्य की प्रकृति कैसी है? साहित्य की प्रकृति आदर्शवादी, आदर्श को लेकर चलता है, सृजनात्मक है, माने सृजन करता है। जो भी कल्पना में उसकी आदर्श स्थिति आएगी उसको सुंदर तरीके से व्यक्त करता है। तो जो साहित्य की प्रकृति है वो आदर्शवादी है, सृजनात्मक है। इसका उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम है कि ये इसी शास्त्र वाक्य में जो कुछ कहा गया है उसको समाज में प्रवाहित करना ज्यादा से ज्यादा। तो जो सत्य है वही शिव माने कल्याणकारी है और वही सुंदर है, ये बात है। जबकि राजनीति है पूरी तरह व्यवहारिक है, जो संभव है वही कर पाएगी। नेता को देख रहे हैं, सारी कूटनीति करने के बाद जो संभव है वहां तक चला जाता और बाद में वो समझौता कर लेता। तो ये व्यवहारिक है और यथार्थवादी है। जो धरातल पर क्या चल रहा है वही काम वो करती है, वहां आदर्श का बहुत ज्यादा स्थान होता ही नहीं। तो ये दृष्टिकोण है। कार्य प्रणाली, साहित्य क्या करता है? कल्पनाओं का सहारा लेता है, प्रतीकों का सहारा लेता है। अनुभूति माने जो अनुभव साहित्यकार को होते हैं, तो कल्पनाओं, प्रतीकों और अनुभूतियों के आधार पर जो साहित्य है वो काम करता है। और इस तरह से जो उसको अनुभव होते हैं, प्रतीक माने कोई भी वस्तु जो वास्तव में नहीं है किंतु वो निश्चित व्यक्ति का बोध करा देती है, तो बिना उसका नाम लिए उस पर निशाना साधा जा सकता है। जैसे कंस, दुर्योधन, रावण, इस तरह से नहीं होता। तो ये चीज करके, या पशु पक्षी का नाम लेकर निशाना साध दिया जाता है, या मौसम का नाम, मौसम जैसे बड़ी काली अंधेरी रात है, इसके बाद सब सुबह आएगी, अब हमको लड़ना है। तो देख रहे ना, किसी का नाम नहीं लिया गया। इसी तरह से रावण कह दो, कंस कह दो, दुर्योधन कह दो, कुंभकर्ण कह दो, तो नाम ना लेके सब कुछ कह दिया गया है। ये जीवित नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये निश्चित पात्रों का बोध करा देते हैं वास्तविक व्यक्तियों को कि दुष्ट कौन कौन है, क्योंकि ये सब दुष्टता के ही दूसरे नाम है। इसी तरह पशु पक्षियों का होता है। जैसे एक छोटी सी कविता है कि जंगल में कपोत और कपोती दोनों पेड़ की डाल पर बैठे थे। तो कपोती उड़ के गई, काफी देर बाद आई, तब कबूतर से कान में उसने कहा
कि उधर चूहों के बिलों के पास दो बिल्लियां मुलाकातें कर रही हैं, देख रहे हैं, राम नामी ओढ़कर कुछ बातें कर रही हैं। नाम किसी का नहीं लिया गया, पहचान स्पष्ट हो गई। कहती हैं कि उनकी अनऑथराइज्ड बिल कॉलोनी को पास कर दिया जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड वाटर सप्लाई भी खास कर दिया जाएगा। अब जब ये बात कपोती ने कही कपोत कबूतर से, तो कबूतर बोला कि अरे वहां तो अंधेरे में उजाला है, लग रहा है जंगल में चुनाव आने वाला है। तो अब वो कबूतरी को समझाता है कि चुनाव में क्या क्या होता है। तो कबूतर कहता है कि हिरणों से कहा जाता कि हर दिन सवेरा होगा, मतलब रात होगी नहीं, 24 घंटे दिन ही रहेगा, क्योंकि रात में उनका शिकार हो जाता है। और उल्लुओं से कहा जाता है कि दिन में भी अंधेरा होगा, अब जो है सूर्य का प्रकाश आएगा ही नहीं। तो देखो उल्टी बातें जो जिसके काम की है कह दी जाती है। तो हिरणों से कहा जाता है कि हर दिन सवेरा होगा, और उल्लुओं से कहा जाता है कि अब दिन में भी अंधेरा होगा। चूहों से कहा जाता है कि अब चील नहीं होगी, सारी चीलों को इनकाउंटर कर दिया जाएगा। और चीलों से कहा जाता है कि अब चूहों की सप्लाई में ढील नहीं होगी। भालू मधुमक्खियों से कहा जाता है कि भालुओं के खिलाफ तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि भालू पेड़ पे चढ़ के मधुमक्खियों के छत्ते को नोच के खा जाते। और भालुओं से कहा जाता है कि मधुमक्खियों के छत्तों पर तुम्हारा रिजर्वेशन होगा। तो देख रहे हो सारी बात कह दी गई, यही है प्रतीक। तो यही है। तो ये जो है, ये प्रतीकों के माध्यम से जो है, कल्पना के माध्यम से, प्रतीक और अनुभूतियों के माध्यम से साहित्य जो है अपना काम करता है। ये साहित्य अपना विचार किसी पर थोपता नहीं है, लोगों को प्रेरित करता है, क्योंकि अच्छे विचार होते हैं और इसलिए लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है साहित्यिक विचारों को पढ़ के और उन्हें अपना के। जबकि राजनीति है वो बिल्कुल अलग स्तर की है। राजनीति कानूनों के माध्यम से, नियमों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से कार्य करती है। और राजनीति के कार्य करने का तरीका क्या है? पूरी तरह यथार्थवादी होता है। वो क्या करती है, नियम कानून बने हुए, अगर किसी ने उल्लंघन किया तो तुरंत जो अधिकारी निर्णय ले लेता है और उसको जेल में बंद कर देता है, दंडित कर देता है। तो ये चीज तो जमीनी आधारित निर्णय लेकर के शक्ति का उपयोग करके प्रत्यक्ष कार्रवाई करती है। तो ये राजनीति की कार्यप्रणाली है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? ये प्रेरणा पर आधारित है, कार्रवाई पर आधारित है। और दृष्टिकोण, जो साहित्य का दृष्टिकोण है शाश्वत मुद्दों पर होता है, जिसे सुख है, दुख है, करुणा है, प्रेम है, अहिंसा है, दया है, परोपकार है, पर सहायता है। ये मुद्दे, ये शाश्वत मुद्दे हैं। जब से सृष्टि समाज बना तब से लेकर आज तक बराबर बने हुए और बने रहेंगे। और जो राजनीति है वो तत्कालिक मुद्दों पर रहती है कि बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, गरीबी, बेरोजगारी या स्थानीय मुद्दे कि आरक्षण, बिजली, पानी, तो तत्कालिक मुद्दे इसके रहते हैं। और नेता भी लंबी सोच नहीं रखता, वो अगले चुनाव को देखता है। तो इसके मुद्दे तत्कालिक होते हैं। तो दृष्टिकोण दूसरा, जो साहित्य का दृष्टिकोण है पूरी तरह निष्पक्ष होता है, अति नैतिक होता है, निर्भीक होता है। लेकिन राजनीति विचारधारा की गुलाम होती है, दलगत दबाव महसूस करती है, इसलिए अंतर करती है हम और वे। अब हम जो हैं, जो उसके अपना वोट बैंक है उसको खुश करती है, जो वे हैं उनको विरोधी दुश्मन की तरह देखती है, तो उनके विरुद्ध ढेर सारी चीजें की जाती हैं। तो इस तरह हम और वे का विभाजन करके राजनीति निष्पक्ष नहीं रह पाती, वो उसमें पक्षपात करती भी है और उसका दोष भी, आरोप भी उसके ऊपर लगता है। तो ये अंतर है। अब राजनीति एक शासन पद्धति है, माने शासन व्यवस्था है, माने राज्य चलाने की व्यवस्था का नाम है राजनीति। यह कानूनी नियमों और संस्थानों के माध्यम से समाज राष्ट्र का संचालन करती है। जबकि साहित्य एक जीवन पद्धति अर्थात जीवन शैली है, जीवन जीने का ढंग है। तो इसमें क्या है? धर्म है, नैतिकता है, धर्म है, नैतिकता है, दर्शन है, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास, ये सब आ जाता है समाज के अंतर्गत। तो समाज का दायरा राजनीति से काफी ज्यादा व्यापक है।
मानव मूल्य इसमें है, संवेदनाएं हैं, नैतिकता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के साहित्य जो है व्यक्ति के आंतरिक चरित्र का निर्माण करता है। राजनीति का प्रभाव बाहरी तथा, अब ये मैंने यहां मुहर लगा दी, पता नहीं समझ, भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित होता है। अभी ये बात हो चुकी है। साहित्य मनुष्य के हृदय को स्पर्श करता है, उसके दिल को बदलता है, उसकी सोच तथा व्यवहार में गहरा तथा स्थायी परिवर्तन लाता है। तो ये चीज है। और राजनीति तत्कालिक परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन लाती है। तो ये बात जो है कही जा रही है। राजनीति अधिकांशतः वोट बैंक की बात करती है, जिसमें हाशिए पर पड़े जो बहुत बड़े बड़े समूह नहीं है, हाशिए पर जो लोग पड़े हुए हैं उनकी आवाज दब के रह जाती है अगर वो संख्या बल में कम है। और तो जो राजनीति है, जो साहित्य है, वो हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज को उठाता है, उस आवाज को मुख्य धारा में लाता है, राजनीति पर दबाव बनाता है कि उनके साथ भी न्याय करे। तो जैसे किसान, दलित, महिला, जनजाति, विमर्श, ये सब चल रहे हैं, तो इनको हाशिए के लोग कहा जाता है। तो जो साहित्य है उनकी आवाज को मुखरता से उठाता है। अभी किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें साहित्यकार भी गए थे, समर्थन किए थे कि नहीं किए थे। अन्ना आंदोलन हुआ था तो सारा साहित्यकार वहां जुटा हुआ था, क्योंकि गरीबों के भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा अहित गरीबों का करता है, तो इसलिए वो सब वहां पर जुटे थे। तो हाशिए के लोगों की आवाज उठा करके उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करता है, इसके लिए सरकार पर दबाव बनाता है। तो किसी की भी आवाज को अनसुना नहीं होने देता, जिससे समावेशी समाज का निर्माण हो सके, मतलब सबके सब उन्नति कर सके और सबके सब विकास कर सके। तो ये बात कही जा रही है। राजनीति अक्सर तात्कालिक और ऐतिहासिक रूप से सीमित मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। भी तात्कालिक मुद्दे में आपको बताया था, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, आरक्षण, ये सब तत्कालिक मुद्दे हैं। और राजनीति ऐतिहासिक मुद्दों पर बल देती है। कोई भी राजनीतिक दल वो बताता हम हड़प्पा के समय से ही है, तो इस तरह अपनी अपील बढ़ाने की कोशिश करता कि बहुत पुराने हैं। जैसे कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती कि स्वतंत्रता संग्राम में आप कहाँ थे, तो भाजपा वाले कहते हैं कि अरे हम थे, बस भाजपा नहीं थी, हम लोगों ने तो हिस्सा लिया ही था। तो इतिहास राजनीतिक दल की विचारधारा को और बलवान बना देता, इसलिए इतिहास सारे राजनीतिक दल अपना अपना ढूंढते हो और ज्यादा से ज्यादा पुराना होने का प्रयास करते हैं। अब जब कांग्रेस ने ये आरोप लगाया तो भाजपा यही, एक तो उसने बताया ना हड़प्पा के समय से ही है हमें, दूसरा ऐतिहासिक भूलों का सुधार कि हम हड़प्पा के समय से ही हैं, हम ही इस सनातन संस्कृति के वाहक हैं। तो ऐतिहासिक भूलों का सुधार घोषित कर दिया गया, राम मंदिर बन गया, अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, अब विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि बनने को। तो देख रहे राजनीति इस तरह से काम करती है। जबकि सच्चा साहित्यकार स्वतंत्र तरीके से समाज के कड़वे सच और भ्रष्टाचार पर प्रहार करता है। वो बता देता है कि सब के सब चोर हैं। जिसे दुष्यंत कुमार कहते हैं कि इस सड़क पर इस तरह कीचड़ बिछी है, हर किसी का पैर घुटनों तक सना है, कोई बाहर नहीं है इसके। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर है, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। तो उसी में भ्रष्टाचार हुआ है, आपस में लड़के जनता को दिखा रहे हैं, लेकिन हैं सब वही को वही, चाहे ये बदल जाए चाहे वो आ जाए। तो ये बात है। इसी तरह प्रहार भी कर शर्माते। रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता। हमारे राष्ट्रगीत में ना भारत भाग्य विधाता सबसे ज्यादा बार कहा गया। तो अब ये तीखा व्यंग है कि कौन है वो भारत भाग्य विधाता। फटा सुथन्ना, सुथन्ना माने बिना नाप तौल का गांव में जो नेकर पहना जाता है उसको सुथन्ना कहा जाता। तो फटा सुथन्ना वो पहने हुए है और उस भारत भाग्य विधाता का गुणगान वो बहुत करता है हर चरना।
तो कितना विपन्न है, कितनी बुरी अवस्था में, और राष्ट्र और भाग्य विधाता का गुणगान कर रहा है, और भाग्य विधाता इतना बहरा है कि उसको कुछ दे ही नहीं पाया। तो ये कौन भाग्य विधाता है? यही वो रघुवीर साहब पूछते हैं। और ये भाग्य विधाता कौन होता है? बहुत लोग दूरबीन लगा के देखे तो पता चला ये प्रधानमंत्री ही होता है। ये समस्या स्वतंत्रता के समय भी पैदा हुई थी। पूछ रहे जनगण के नायक भारत भाग्य विधाता से, किसका कितना दाय भागो संसाधनों का कि दाय भागो, विरासत किसको कितनी मिलेगी संसाधनों की, और कौन चढ़ाए कितना भोग, और किसको क्या त्याग करना पड़ेगा, खजाने में क्या देना पड़ेगा। तो ये बात उस समय भी हुई थी। अब वो इसी बात को आगे उठा रहे हैं कि ये हर चरना तो वहीं का वहीं है। तो ये कौन भाग्य विधाता है जिसका गुण सब गाए जा रहे हैं और सुथन्ना फटा पहने हुए हैं? ये बात राजनीति विभाजनकारी हो सकती है, होती ही है लोकतांत्रिक राजनीति। हम और वे, जो हम हैं वो हम हैं, वे हैं उनसे ज्यादा गया गुजरा कोई नहीं है, वे दोस्त हैं सब। तो जब ऐसे ही कर देंगे, ऐसे ही राजनीति चलती है, तो विभाजनकारी तो होती ही है वो। किंतु साहित्य सभा ने जो है सहानुभूति का विस्तार करता है। साहित्य सबको समभाव से देखता है, और ये जो महान नैतिक मूल्य हैं, परोपकार की, पर सहायता की, परस्पर सहायता की, समाज में इनका विस्तार करता है। इस तरह से जो लोग हैं वो दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाने लगते हैं, दूसरों की सहायता के लिए उद्यत होते हैं। और दूसरों की सहायता के लिए लोगों को तैयार करना राजनीति की क्षमता के बाहर है, वो पूरी तरह स्वयं केंद्रित तो होती है। वास्तव में राजनीति क्या करती है? व्यवस्था बनाती है। वही कृषि व्यवस्था, उद्योग व्यवस्था, सेवा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, ये सब बनाती है। और साहित्य वो जो भी व्यवस्था राष्ट्र संचालन की राजनीति ने बनाई है, उसको मानवीय चेहरा देता है, लोगों को मानवता से भर देता है, उनमें मानवीय मूल्यों के प्रति उनको जागरूक बना करके मानवीय चेहरा व्यवस्था को दे देता है। अब ये चीज हो गई कि समानताएं अंतर क्या है। अब आगे की बात यह है कि ये उपर्युक्त जो कुछ भी कहा गया, उपर्युक्त के साथ ही साहित्य राजनीति को और राजनीति साहित्य को बड़े व्यापक रूप से दोनों प्रभावित करते हैं। पहले देखिए साहित्य राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। तो साहित्य जन जागरूकता बढ़ाकर राजनीतिक बदलाव का एक शक्तिशाली माध्यम है, इससे और कोई शक्तिशाली माध्यम नहीं है। रूसो और वाल्टेयर के विचारधाराओं ने, उनके साहित्य ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के साहित्य ने अंत में जनता में इतना बदलाव लाया कि अंग्रेजों को छोड़कर भागना ही पड़ा। तो यही बात कही जा रही है, शक्तिशाली माध्यम है। राजनीति में भ्रष्टाचार तथा तानाशाही विरुद्ध जन चेतना जगाकर प्रतिरोध का निर्माण करता है। जब उसमें भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है, तानाशाही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, तो जो है जनता को जगा करके प्रतिरोध का निर्माण, दीवार खड़ी करता है। प्रतिरोध के आपातकाल का मैं भी उदाहरण दिया था। तो साहित्यकार ये सब नारे वारे गढ़ते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, फिर जो है वो नारे लगाती हुई जो भीड़ है वो निकलती है फिर, और व्यवस्था जब भंग होती है तो सरकार घुटनों पर आ जाती है, तो प्रतिरोध खड़ा करता है। अन्ना आंदोलन आपके समय हुआ था, देख रहे ना, प्रतिरोध खड़ा किया गया था भ्रष्टाचार के विरुद्ध। इसी तरह आपातकाल में सरकारी तानाशाही के विरुद्ध प्रतिरोध खड़ा किया गया था, जेपी आंदोलन चला था। तो यही बात कही जा रही है। राजनीति में भ्रष्टाचार तथा तानाशाही विरुद्ध जन चेतना जगाकर प्रतिरोध का निर्माण करता है। रूसो वाल्टेयर की बात कही गई। साहित्यकार नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करता है, राष्ट्र प्रेम की भावना भरता है। देखिए सनेही जी की वो लाइनें हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यहीं पर आप दे सकते हैं इसको, अब लास्ट में मैं लिख दिया हूं। यह सत्ता की आलोचना करता है, राजनीति को अपनी कमियां देखने के लिए विवश करता है। जैसे अभी बात हुई थी गोंडवी जी की,
कि काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, अमीर गरीब के बीच की जो खाई है उस पर प्रहार किए जाते हैं। अपनी कमियां देखने के लिए राजनीति को विवश किया जाता है ताकि सुधार राजनीति में आ सके। ये सब काम कौन करता है? साहित्य। वही बात कही जा रही है। विश्व की बड़ी बड़ी राजनीतिक विचारधाराएं साहित्य की ही देन है। जैसे मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा, वो क्या है? साहित्य है। उसी से कम्युनिज्म या साम्यवाद पैदा हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह गांधीवादी जो साहित्य लिखा गया उसे गांधीवाद पैदा हो गया। तो ये चीज है। राजनीति को समावेशी समाज के निर्माण के लिए साहित्य जो है राजनीति को समावेशी माने बिना भेदभाव। अब बिना भेदभाव का क्या मतलब है? ये भी लोकतंत्र में संभव नहीं है, जहां नागरिक अधिकार दिए हुए हैं कि सबके पास 2-2 रुपए हो जाएं। तो यहां पर समावेशी समाज का मतलब है, अर्थात समावेश माने सब अंदर आ जाएं, सब शामिल हो जाएं। शामिल होने क्या मतलब है? देखिए, एक होती है समाज की मुख्य धारा। तो समावेशी समाज जब हम कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि सब के सब लोग समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। अब ये मुख्य धारा क्या होती है? तो वे लोग जो समाज के विकास से सबसे ज्यादा विकसित होते हैं और समाज के विकास में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, उनको समाज की मुख्य धारा कहा जाता है। तो जो हाशिए और पढ़े लोग हैं, दूर पढ़े लोग हैं मुख्य धारा से, उनको प्रेरित प्रोत्साहित करके, अधिकार दे करके उनको भी पास लाया जाता है ताकि वे देश के विकास में अपना योगदान दे सके और देश के विकास से विकसित हो सके। ये बात कही जा रही है। तो इसका ये मतलब नहीं कि जितना पैसा अडानी के पास उतना एक कृषि मजदूर के पास होगा, या जितना कृषि मजदूर के पास उतना अडानी के पास होगा, बाकी अडानी से छीन लिया जाएगा ना। इसका मतलब यह है कि अडानी ठीक है अपना ढेर सारा पैसा या इकट्ठा किए रहे, वो मुद्दा नहीं है। टैक्स उनसे भारी भरकम लिए जाएं जो भी बहुत बड़े लोग हैं, और जो आम जन है, जो सबसे गरीब है, उसको भोजन, कपड़ा, मकान, उत्तम शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्थाएं दी जाएं ताकि वो अपना शारीरिक मानसिक विकास करके अपनी कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ जाए। ये है समावेश। ओके, ये चीज समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करता। चुनाव और आंदोलनों के समय साहित्य का उपयोग। चुनाव और आंदोलनों के समय साहित्य का उपयोग राजनीति द्वारा कविताओं, नारों और लेखों के माध्यम से किया जाता। जब चुनाव होते हैं तो राजनीति साहित्यकारों को नगद पेमेंट दे करके भी नारे और कविताएं सब लिखवाते हैं। हमने यहाँ सिंह राठौर को देख रहे हैं ना, ये क्या है? इसी तरह प्रायोजित हैं सब। तो इनका प्रयोग किया जाता है ताकि राजनीतिक दल अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा सके। अब ये तो हो गया साहित्य राजनीति को किस तरह प्रभावित करता है। अब राजनीति भी साहित्य को बहुआयामी रूप से प्रभावित करती है। जो राजनीतिक घटनाएं हैं, समाज में व्याप्त जो सत्ता संघर्ष है, यही तो साहित्य की विषय वस्तु में होती है। राजनीतिक घटनाएं, भारत विभाजन, देखना कितना लिखा गया, सत्ता संघर्ष, तो विभिन्न जो दल समूह, जातीय संघर्ष हैं, सांप्रदायिक संघर्ष हैं, देख रहे ना। तो यही तो साहित्य की विषय वस्तुएं होती है, यहीं पर साहित्य लिखा जाता है। तो साहित्य को राजनीति विषय वस्तु देती है। सत्ता सेंसरशिप लगाती, बने प्रतिबंध लगा देना कि ये तुम छाप नहीं सकते। दो तरह के प्रतिबंध होते हैं। एक तो सीधा प्रतिबंध होता कि ये विचार तुम छाप नहीं सकते, छापोगे प्रेस जब्त होगी, तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। दूसरा होता अघोषित प्रतिबंध। अघोषित प्रतिबंध का मतलब इसे आपातकाल में सरकार ने फरमान जारी किया कि बिना डीएम की संस्तुति के अखबार में आप छाप नहीं सकते कुछ भी। डीएम से अनुमति लेके आइए और डीएम को चुपके से सब आदेश दीजिए कि तू ऑफिस छोड़, ताला लगवा के भाग, वहां रहने मत। अब अखबार वालों ने अखबार लिखे, संपादकीय लिखे, अब वो बेचारे डीएम के यहाँ खड़े हुए हैं सुबह से शाम तक, डीएम ताला बंद कर गायब है। अब वो तो कैसे छपेगा, अखबार खाली रह जाएगा। इसको अघोषित कहते हैं। तो ये चीज अब सत्ता जब सेंसरशिप लगा देती तो लेखकों को लेखन की अपनी शैली बदलनी पड़ती है। वो सीधे नाम नहीं लेते, इन्हीं प्रतीकों का उपयोग करके अपनी बात कहते हैं ताकि जेल न जाए। तो ये बात।
विभिन्न जो राजनीतिक विचारधारा है, जिसे साम्यवाद है, पूंजीवाद है, समाजवाद है, ये साहित्य में आंदोलनों को जन्म देती है। समाजवादी आंदोलन साहित्य का तो ढेर सारा उस विचारधारा पर लिखा गया। साम्यवादी आंदोलन देख रहे हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा झुंड इन्हीं सबों का है। तो इस तरह से समाजवादी आंदोलन ये सब साहित्य में आए हैं। कहां से आए? राजनीति से आए। राजनीति या सत्ता अधिकरण साहित्यकारों को सम्मानित करता है। यह सम्मान बड़ा जहरीला विषैला होता, इसी से दरबारी साहित्य पैदा होता। और फिर साहित्यकार वो जो पुरस्कार सम्मान लिए होते हैं दरबारी हो जाते हैं, तो सत्ता की निंदा करने में वो संकोच करते हैं। तो यहीं से ये मामला खराब होना शुरू होता है। इससे साहित्यकारों की जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो जाती है। तो एक तो ये मामला आ गया। दूसरा, राजनीति की उपेक्षा के कारण साहित्य में नए विमर्श आते हैं। तो बात पहले भी कही गई है, लेकिन एक लाइन इस पे भी कह, राजनीतिक उपेक्षा किसकी होती है? उनकी होती है जिनका संख्या बल कम है या ज्यादा है, लेकिन उतना वे जागरूक नहीं है, इसलिए उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा। तो फिर वही है, महिलाएं हैं, ये उसको एससी हैं, एसटी हैं, तो ये सब लोग, जैसे वो अदम गोंड भी कहते हैं कि आइए महसूस कीजिए, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। देख रहे ना, तो ये स्थितियां, तो ये जो छूटे हुए होते हैं उनकी आवाज उठाकर उनको अपने पीछे लगाकर जो साहित्य है और वो आंदोलन खड़ा कर देता है, ताकि सरकार की निगाह जाए, सरकार उनके साथ भी न्याय करने के लिए विवश हो। तो ये बात, राजनीतिक आंदोलनों से कई बार नई नई भाषा, नए नए शब्द, नए नए नारे निकलते हैं और जो बाद में साहित्य का अंग बन जाते हैं। जैसे इंकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, करो या मरो, ये सब राजनीति से नारा। सत्याग्रह नया शब्द निकला, पहले था ही नहीं वो। तो ये सब फिर साहित्य का अंग बन जाते हैं। अब नेक्स्ट वही विचलन, कई बार साहित्य और राजनीति का गहरा संबंध अशोभनीय रूप ले लेता है। पथभ्रष्ट राजनीति पथभ्रष्ट साहित्य के साथ अपवित्र गठबंधन बना लेती है। दोनों एक दूसरे का पोषण करते हैं, मतलब एक दूसरे को के पेट पहुंचते हैं, प्रशंसा करते हैं, मुग्ध होते हैं, बाकी समाज से उनका मतलब है नहीं रहता। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये दोनों काम करते रहते हैं, समाज के दोनों जिम्मेदार और प्रहरी जो है अपना एक दूसरे का भला किए जा रहे हैं, समाज से मतलब। ऐसी स्थिति में समाज नैतिक पतन के गर्त माने गड्ढे में गिर जाता और समाज को बहुत व्यापक हानि होती है। तो ये अपवित्र गठबंधन को तोड़ा जाना चाहिए। अब लास्ट में निष्कर्ष है, इस प्रकार साहित्य और राजनीति एक दूसरे के पूरक व प्रतिबिंब हैं। तो एक पूरक है माने एक दूसरे की कमियों को दूर करते हैं। प्रतिबिंब है माने मानव कल्याण के प्रतिबिंब माने देखिए, जैसे मैं हूं, मेरा चेहरा है, मैं शीशे में देखा तो मेरा चेहरा क्या हो गया, ये असली ये है चेहरा, तो ये बिंब हो गया। और जो दिखाई पड़ रही शकल मेरी शीशे में वास्तविक नहीं, वो तो आभासी है, तो उसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। तो समाज में मानव कल्याण के दो ही तो प्रतिबिंब है, एक है राजनीति, एक है साहित्य। तो इस तरह से दोनों को एक दूसरे के प्रतिबिंब या छाया बताया गया है। इनका संबंध चेतना व व्यवस्था का है। तो साहित्य क्या करता है, जन जागरूकता, जन चेतना का प्रसार करता है, इससे चरित्र निर्माण करता है, नैतिकता को सुदृढ़ करता है, लोगों के इस लोक में रहने और परलोक तक के मार्गों को खोलता है, द्वारों को, ये चीज। और राजनीति व्यवस्था का, इनके सह अस्तित्व का या गहन संबंध अंधे व लंगड़े जैसा है। सही बात है, जो अंधा है वो रास्ता नहीं देख पाता, जो लंगड़ा है वो चल नहीं पाता। तो ऐसे ही दोनों की दुर्दशा हो रही थी, तो दोनों ने मिलकर विचार किया। तो अंधे ने क्या किया, लंगड़े को अपने कंधे पर बैठा लिया। अब जो लंगड़ा था वो रास्ता दिखाता चला जा रहा, तो अंधा चलता चला जा रहा था, दोनों की दिक्कत दूर हो गई। इसी तरह साहित्य और राजनीति है, जो साहित्य बहुत दूर तक देखता है और राजनीति जमीनी स्तर पर लोगों का व्यवस्था के रूप में
भौतिक भला करती है, तो राजनीति अपने कंधे पर साहित्य को बैठा लेती है और दोनों मिलकर चलते हैं, तभी समाज का सर्वतोन्मुखी विकास होता है। यही बात कही जा रही है। तो ये आज का निबंध हम लोगों का है। इसके पीछे मैंने जो है कई कविताएं और कथन दे दिए हैं। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का भी है कि राजनीति जो है समाज के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि समाज के आगे वो साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है, बल्कि राजनीति के आगे मसाल लेकर चलती हुई सच्चाई। मतलब राजनीति को आगे और साहित्य को आगे और राजनीति को पीछे होना चाहिए। इलाहाबाद में हमारे यहाँ बहुत उल्टा हो गया। हाँ, राजनीति राजनेता ही हावी हो गए, साहित्यकार के राज्यसभा के सांसद वांसद बन के रह जाते हैं। तो ये बात मुंशी प्रेमचंद ने कही थी कि साहित्य ही सही दिशा दिखाता है, नहीं राजनीति भटक जाएगी। साहित्य राजनीति की मसाल है, न कि साहित्य राजनीति का पिछलग्गो। तो ये सब दिया हुआ है, तो जो जो ठीक लगे अपना 4-5 दे देना। एक तो मैं बता दिया दिनकर जी का, ये आज़ादी अभी अधूरी है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ओके। अब देखिए 2-2 जगह पिछले में PDF दी गई थी, तो अब उसका 2-2 जगह देने का कोई मतलब लोग बताते नहीं है। तो जो टेलीग्राम वाला चैनल है मेरा, उसमें वहाँ PDF पड़ी होगी, तो PDF आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक। कुछ लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि टेलीग्राम की लिंक क्या है, तो जब आप वीडियो के नीचे मोर लिखा होता उसको दबाइए तो पेज खुलेगा, फिर उस खुले पेज पर फिर मोर लेके आएगा, उसको फिर दबा दीजिए तो बड़ा पेज खुलेगा, उसी में नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, जैसे उसको पुश करेंगे आप मेरे टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे, ओके। थैंक्स। अब आगे हम लोग साहित्य और समाज पर आएंगे। उसमें 2-3 तरह के निबंध और विस्तार उसमें तैयार किया, तो उसको देखते हैं। और फिर बस एक निबंध साहित्य का बचेगा, साहित्य और संस्कृति, और उसके बाद फिर आगे हम लोग किसानों के मुद्दे पर प्रवेश कर जाएंगे। ओके, थैंक्स।